In today's lecture, we are going to learn about the pneumatic technology. So, what is pneumatic technology? First, we have to understand what is the meaning of pneumatic. Okay. So, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो तीन टाइप के एक्चुएटर्स यूज होते हैं, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंबाइनली इसको बोल सकते हैं. तो हमने इन दो के बारे में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स. ओके, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेटिक के बारे में. ठीक है, तो न्यूमेटिक का मतलब क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं. ठीक है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब डिस्कशन आज जो है इस लेक्चर में किया जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेशन का जो पर्पज़ है वो ये है कि हमें लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना है. ठीक है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, मशीनिंग इन्वेस्ट को कम करना है. ठीक है, लेकिन न्यूमेटिक जो है इन सब में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल के लिए इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा होता है, न्यूमेटिक के लिए कम होता है. ठीक है, तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूमेटिक. तो न्यूमेटिक जो वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड से न्यूमा से, और न्यूमा का मीनिंग होता है एयर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसका ट्रांसलेट करें तो न्यूमेटिक का मतलब है कि एयर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी. ओके, तो दिस इज द स्टडी विच डील्स विद द न्यूमा मीन्स एयर, दैट्स कॉल्ड न्यूमेटिक. तो जो टेक्नोलॉजी, जो कंपोनेंट इस न्यूमेटिक को यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, इसी तरह से जो हाइड्रोलिक या हाइड्रो फ्लूइड को यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक कंपोनेंट. ओके, तो न्यूमेटिक क्या है बेसिकली. एक सपोज दैट एक आपके पास एक सिलेंडर है. ठीक है, एक इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन रोड है. ठीक है, अब अगर इसके दोनों एंड पे हमने एक ओपनिंग दी हुई है जिसके थ्रू हम एक कंप्रेस्ड एयर को इसमें अगर इनलेट कराएं. ठीक है, तो अगर हम इस साइड से इनलेट करा रहे हैं तो क्या होगा, ये कंप्रेस्ड एयर इस पिस्टन को पुश करेगी और रोड जो है एडवांस हो जाएगी, यानी कि सिलेंडर एक्सटेंड हो जाएगा. और अगर इसका रिवर्स करें कि जो कंप्रेस्ड एयर है वो दूसरे वाले पोर्ट से, जो आगे वाले पोर्ट से कंप्रेस्ड एयर इनलेट अगर हो रही है तो वो क्या होगा कि पिस्टन को पीछे की तरफ पुश करेगी, तो सिलेंडर रोड जो है वो रिट्रैक्टेड हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो भी कंपोनेंट, जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी. ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक जो वीडियो है वो शो करना चाहूँगा, उससे काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा. देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ये एक सिलेंडर है. ठीक है, और ये एक न्यूमेटिक कंपोनेंट है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में. और ये भी कुछ कंपोनेंट हैं. फिलहाल यहाँ पे इतने एरिया पे फोकस कीजिएगा. तो आप देख रहे हैं कि ये रेड जो कलर है ये शो कर रहा है हाई प्रेशर को. ठीक है, और ब्लू कलर जो है वो शो कर रहा है लो प्रेशर को. ठीक है, तो अगर रेड यानी कि हाई प्रेशर इसके पीछे की तरफ होता है तो सिलेंडर एडवांस होता है, और ये रेड मीन्स हाई प्रेशर अगर इस साइड में होता है तो सिलेंडर रिट्रैक्ट हो जाता है. ओके, ये कंपोनेंट कहलाता है आपका DCV, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व. इस वाल्व के थ्रू इस एयर को हम डाइवर्ट कर सकते हैं आइदर इन फॉरवर्ड मोशन और फॉर द रिट्रैक्टेड मोशन. ठीक है, तो ये जो लिमिट स्विच है, ये कंपोनेंट्स लिमिट स्विच कहलाते हैं. ठीक है, इनका काम ये है कि ये भी एयर को डाइवर्ट करते हैं. देखो, ये भी आपके जो है मेन जो एयर सप्लाई टैंक है वहाँ से कनेक्टेड है, और ये DCV ये जो इसको है इसको एक्चुएट कर रहे हैं. जैसे ये इसे टकराता है, ठीक है, तो ये एक्चुएट हो जाता है, तो एयर जो है इसको फॉरवर्ड कर देती है. और अगर ये एडवांस हो जाता है तो एडवांस लिमिट स्विच पे जाके जब इसको कांटेक्ट होता है तो ये फॉरवर्ड का सिग्नल देता है. ओके, देखिए ध्यान से. ठीक है, तो अब ये जो मोशन है ये लीनियर मोशन सिलेंडर के थ्रू हम एक्वायर कर रहे हैं. इंडस्ट्री के अंदर हमें बेसिकली मोशन को ही कंट्रोल करना होता है ऑटोमेशन में, कि एज पर द रिक्वायर्ड टाइम
एज पर द रिक्वायर्ड पैटर्न हमें मोशन मिलते रहें, दैट इज नोन एज ऑटोमेशन। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन को क्रिएट करने के लिए। ओके, सो टुडेज डिस्कशन विल बी टोटली बेस्ड ऑन द न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी। तो एडवांटेजेस की बात करते हैं पहले कि इस न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बहुत सिंपल होता है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, सिंपल इन यूज in comparison of hydraulic and electrical components. It is easy to control. It can apply a lot of force for a small or light package. मीन्स हमें एक lot of force मिल जाता है एक छोटे से सिलेंडर के कंपैरिजन में। अगर हमें देखा जाए तो फोर्स और वेट का रेशो जो है ज़्यादा होता है। तो फोर्स इज लिमिटेड बाय एयर प्रेशर एंड सिलेंडर डायमीटर। दो पैरामीटर हैं, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर है वो, और सिलेंडर का जो डायमीटर है उसके थ्रू हम फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका एक सर्टेन फार्मूला है, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। स्पीड एंड फोर्स आर इनफाइनाइटली वेरिएबल। इसमें आप जितनी चाहे स्पीड, फास्ट, क्विक और स्लो, ठीक है, और फोर्स को भी मीडियम, लो, हाई, जैसी भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है हम उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेटिक टूल्स जो हैं, जो न्यूमेटिक कंपोनेंट हैं, अगर ये ओवरलोडेड हो जाते हैं तो रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, सो इट इज़ वेरी सेफ एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल मोटर्स पे अगर लोड पड़ता है और अगर वो रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो उनकी जो अंदर की वाइंडिंग है, कोयल है, वो हीटअप होने के बाद में बर्न आउट हो जाती है, फूक जाती है, वो डैमेज हो जाता है। लेकिन न्यूमेटिक के केस में क्या होता है कि न्यूमेटिक पे अगर ओवरलोड होता है तो वो रुक जाएगा और वो कुछ डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि ये आपका इसमें फायर हैजर्ड्स नहीं होते हैं, मींस एयर ही यूज होती है तो एयर इनफ्लेमेबल नहीं है। ठीक है, तो एयर का कोई ऐसा खतरा नहीं है कि इसमें आग लगने की या किसी तरह की प्रॉब्लम हो। तो इसको ऐसी जगह पे भी हम यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे आग लगने का खतरा है। ठीक है, तो वहाँ ये पूरी तरह से सेफ है। वहाँ पे हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स को अवॉइड किया जाता है क्योंकि वहाँ पे फायर सेफ्टी का इश्यू होता है। ओके, एडवांटेज में इसका ये है कि एक सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इजी टू मेंटेन और रिपेयर इसको किया जा सकता है बहुत इजीली। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक। नेक्स्ट एडवांटेज, जो सबसे पॉपुलर एडवांटेज है, वो ये है कि इसमें जो एयर यूज होती है, एयर यूज होने के बाद में वो एनवायरनमेंट में एग्जॉस्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रिटर्न लाइंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, और ये पॉल्यूटेंट भी नहीं होता है, मींस एयर ही वर्किंग मीडियम है और एयर की वजह से कोई पोल्यूशन तो होगा ही नहीं, तो दैट इज सेफ फॉर द एनवायरनमेंट। और इसमें रिटर्न लाइंस नहीं होती, जैसे फ्लूइड के केस में, हाइड्रोलिक के केस में फ्लूइड को वापस भी लाना होता है टैंक के अंदर, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी न्यूमेटिक के केस में कम हो जाती है। डिसएडवांटेज इसके क्या है कि इसके डिसएडवांटेज में एक यही डिसएडवांटेज है कि स्मूथ एंड यूनिफॉर्म स्पीड्स अगेंस्ट लोड्स आर नॉट अचीवेबल एज इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक के केस में आप बहुत ही स्मूथ एंड यूनिफॉर्म स्पीड एक्वायर कर सकते हैं, बट न्यूमेटिक के केस में वो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, एंड बियॉन्ड सर्टेन लोड यूजेज ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम इज एक्सपेंसिव। मीन्स अगर एक मॉडरेट लोड के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका लो कॉस्ट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर लोड के लिए आप इसको यूज़ करेंगे तो सिस्टम जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि उसकी सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो उसी तरह से हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा यही है कि आप जो है हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स को यूज़ करें। तो इसकी ये डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब लीनियर एक्चुएटर्स से हम क्या क्या रोटेशन, क्या क्या मोशन हम जो है एक्वायर कर सकते हैं। लीनियर मोशन जो अभी आपको मैंने दिखाया था, एक सिलेंडर है तो लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा। रोटरी मोशन भी इससे हम अचीव कर सकते हैं। कुछ न्यूमेटिक मोटर्स भी आते हैं जिसमें आप कंप्रेस्ड एयर इनलेट करेंगे तो आपको रोटरी मोशन, कंटिन्यूअस रोटरी मोशन प्रोवाइड करेंगे, उनको न्यूमेटिक मोटर्स कहा जाता है। सेमी रोटरी मोशन, सेमी रोटरी मोशन क्या होता है कि कुछ एंगल पे होता है वो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल रोटेट करने के बाद में उनको रिटर्न होना होता है, तो इनको हम सेमी रोटरी मोशन कहते हैं। ठीक है,
अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, क्या क्या ऑपरेशंस हम इससे कर सकते हैं न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो दे आर लिस्टेड हियर। पुशिंग एंड पुलिंग, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है, पुल करना है, तो लीनियर ऑपरेशन लीनियर एक्चुएटर्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लिफ्टिंग, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, हमें हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी इक्विपमेंट्स को लिफ्ट कराना होता है, तो वहाँ पे न्यूमेटिक का यूज किया जा सकता है। फीडिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरह से होते हैं जिनको एक मशीन में पर्टिकुलर स्पीड पे फीड करना होता है हमें, तो फीडिंग के लिए भी हम न्यूमेटिक एक्चुएटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लैंपिंग, क्लैंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लैंपिंग में सबसे ज़्यादा न्यूमेटिक का ही यूज होता है कि ये बहुत फास्टली क्लैम्प कर लेता है, इसको टाइम नहीं लगता, बहुत क्विकली जाएगा और क्लैम्प कर देगा ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। क्योंकि एयर की जो न्यूमेटिक सिलेंडर की जो स्पीड होती है वो इन कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोलिक ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लैंपिंग फोर्स बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रेसिंग, ऑब्जेक्ट को प्रेस करना है, किसी कंपोनेंट को प्रेस करना है, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मिंग, किसी चीज़ों को फॉर्म करना है, मेटल्स को फॉर्म करना है, ठीक है, तो मीन्स उनको किसी पर्टिकुलर एंगल पे मोड़ना है, बेंड करना है, ठीक है, तो इस काम में जो है ये न्यूमेटिक सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं। A lot of application areas where we can use pneumatic cylinders, okay, but कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं कि जैसे जो पॉपुलर हैं ज़्यादा, वो यहाँ पे हम इसमें लिस्ट बनाई है। सबसे पहले तो एयर ब्रेक्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रेन्स, ठीक है। आपने जो है ये देखा भी होगा कि जो ट्रेन होती है उसमें न्यूमेटिक ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। जो बड़े ट्रक्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी एयर ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। न्यूमेटिक ड्रिल्स, न्यूमेटिक प्रेस, ओके, एंड दीज आर द एप्लीकेशन एरियाज, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन एरियाज हैं जहाँ पे न्यूमेटिक को यूज किया जाता है, ओके। कुछ को हम अभी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये आपके सामने एक फोटो है, इसमें एक बंदा जो है ये एक कंपोनेंट को जो है लेके और ये एक पत्थर को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक ड्रिल। तो ये इतनी फास्ट फोर्स अप्लाई करती है, इंटरमिटेंट फोर्स अप्लाई करती है कि बहुत कम टाइम में जो ये स्टोन है ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप है इसके थ्रू इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर जा रही है और ये वर्क कर रहा है, ओके। न्यूमेटिक सक्शन मशीन, ग्लास फैक्ट्री के अंदर सक्शन मशीन का यूज होता है क्योंकि बड़े बड़े ग्लास होते हैं, ठीक है, इनको जो ह्यूमंस के थ्रू हम इसको लिफ्ट नहीं करा सकते, हैवी होते हैं और डेंजरस होते हैं। अगर ये चुट के गिर जाए तो ये टूटेगा और जो है काफ़ी डैमेज कर सकता है बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को। तो दैट्स वाई वी यूज स्पेशल मशीन टू लिफ्ट दीज ग्लासेस, शीट ऑफ ग्लासेस। तो ये न्यूमेटिक सक्शन मशीन कहलाती है, ठीक है। तो ये जो आगे लगा हुआ है ये सक्शन कप इसको हम कहते हैं। तो ये सक्शन कप क्या करता है कि इसको शीट को ये चिपका लेता है, ठीक है, स्टिक कर लेता है, और जहाँ चाहें हम इसको इस व्हीकल के थ्रू इसको प्लेस कर सकते हैं, जिस भी एंगल में चाहें धीरे धीरे इसको वहाँ पे प्लेस किया जा सकता है इजीली। न्यूमेटिक रेंच, अभी हमने बात की थी कि जो न्यूमेटिक मोटर्स होते हैं जो कंटिन्यूस रोटेशन मोशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसका यूज न्यूमेटिक रेंच में किया जाता है, ठीक है। तो ये नट बोल्ट जो है ओपन और टाइट करने के लिए इस रेंच का यूज किया जाता है। पर्टिकुलर फोर्स अगर हमें चाहिए होती है, ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। न्यूमेटिक एडजस्टेबल टेबल, ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक न्यूमेटिक सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई है और ये टेबल ऐसी है जिसको ऊपर नीचे हम एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट को, ठीक है। ये जनरली आपने देखा होगा कि जो बाइक की जो सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पे इस तरह की टेबल्स होती हैं, क्योंकि बाइक को रिपेयर करने के लिए कभी उसको ऊपर उठाना होता है, कभी नीचे करना होता है, तो वो एडजस्टेबल की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है। मतलब कई एप्लीकेशन एरिया हैं जो आपने जो है उसमें देखा भी होगा, कई जगह यूज भी किया होगा, ठीक है। न्यूमेटिक ब्रेक्स किस तरह से काम करता है इसका एक छोटा सा स्कीमेटिक है, ठीक है। इंजन के थ्रू एक रिजर्वायर के थ्रू इस रिजर्वायर में कंप्रेस्ड एयर को हम जो है स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो न्यूमेटिक फोर्स है इसके थ्रू हम ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। ये स्प्रिंग है, ये रिटर्न के लिए होता है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी उसका, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे अगर हमें पुश करना है किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रही है, इसको हमने पुश किया, या ठीक है इस पे हमने स्टैम्पिंग कर दिया, तो हम इसको जो है पुश कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। और दूसरा है फिक्सचर पार्ट, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पे हमें ड्रिल करना है, तो ड्रिल करते टाइम वो ऑब्जेक्ट हिलनी नहीं चाहिए, तो उसको फिक्स करते हैं, ठीक है, क्लैम्प करते हैं। ओके, तो हम इस तरह से न्यूमेटिक सिलेंडर के थ्रू उसको क्लैम्प कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से ड्रिल हो जाएगा, उसके बाद ड्रिल होने के बाद में ये क्लैम्पिंग अनक्लैम्प हो जाएंगे और इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक सिलेंडर, ठीक है। कहीं पे फीडिंग अगर हमें करनी है, जैसे ये आपका पिन है, ठीक है, इनका क्रॉस सेक्शन इस तरह से दिखाया गया है कि ये पिन है सर्कुलर, ठीक है, सिलेंड्रिकल पिन्स हैं, या बॉल्स भी हैं अगर, तो बॉल्स को भी हम फीड कर सकते हैं। ये होपर है, इसमें रैंडमली जो है हमने फिल कर दिया, और हमें इन पे ऑपरेशन करना है, 1 बाय 1 हमें मशीन पे पहुंचाना होता है, तो ये फीड की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक सिलेंडर, ठीक है। ये न्यूमेटिक सिलेंडर का इसमें स्कीमेटिक डायग्राम है, यू कैन सी दैट। ओके, ये एक मोल्डिंग मशीन में भी हम इसको न्यूमेटिक सिलेंडर को यूज़ करते हैं। मोल्डिंग मशीन हमारे यहाँ पे रखी हुई है, बट वो मैनुअल है, ठीक है, उसमें हैंड लीवर है, उसके थ्रू हम मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं डाई के अंदर, ठीक है। आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो प्लास्टिक की बनी होती है, हम बहुत यूज़ करते हैं प्लास्टिक की और बनी हुई चीज़ों का, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप देखो कि ये जो हमारी कार की होती है, बाइक की होती है, ठीक है, या कोई भी प्लास्टिक का कंपोनेंट है हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो सब डाइयों के अंदर बनते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक उसी शेप की कैविटी होती है, उसके अंदर प्लास्टिक को मेल्ट करके इंजेक्ट करना होता है, और उसके लिए बहुत हैवी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जैसे प्लास्टिक की चेयर्स भी होती हैं, तो वो भी इसी मेथड से बनाई जाती हैं। तो उसको मटेरियल को उस कैविटी में फिल करने के लिए एक लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस फोर्स इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक सिलेंडर। डोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म में आप एयर सिलेंडर का यूज करते हैं। आपने बसेस में देखा होगा, ठीक है, जो हमारे यहाँ लो फ्लोर बसेस स्टार्ट हुई हैं मेरठ के अंदर, तो यू कैन क्लियरली फील दैट कि जब आप को उतरना होता है तो ड्राइवर अपने पास एक बटन दबाता है और दरवाजा ओपन हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूमेटिक सिलेंडर ही लगा होता है, वो कवर अप होता है, दिखता नहीं है बाहर से, ठीक है। इसी तरह से पंचिंग मशीन अगर हमें बनानी हो तो उसमें भी हम न्यूमेटिक सिलेंडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये स्ट्रिप है मेटल की, और हमें इसमें से पंच करना है, हमें होल क्रिएट करना है, या इसके अंदर का मटेरियल हमें चाहिए। जैसे वॉशर्स वगैरह होते हैं जिन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में वार्सल कहा जाता है, तो नट बोल्ट्स को टाइट करते टाइम वो वार्शल्स या वॉशर्स हम यूज़ करते हैं। तो उसकी जो फॉर्मेशन होता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो पंचिंग के थ्रू होती है, और पंचिंग को हम जो है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक सिलेंडर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हाई स्पीड से इम्पैक्ट करना होता है उसमें पंचिंग के लिए। तो इट इज़ न्यूमेटिक सिलेंडर इज़ बेस्ट फॉर दिस ऑपरेशन। ओके, तो ये मैंने कुछ जो आपको दिखाया है, ये आपके कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, तो इस पर आप प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा इसमें अगर कुछ और ऐड ऑन कर लें, किसी इंडस्ट्री एप्लीकेशंस के लिए कुछ ऐड ऑन कर लें, तो ये आपका बीटेक का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी बन सकता है। ओके, तो आई थिंक मैनी ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड टू डू प्रोजेक्ट ऑन द ऑटोमेशन। तो अगर आपको कोई आइडिया चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि अभी से अगर आप शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फाइनल ईयर तक आते आते आप अच्छा प्रोजेक्ट कर लेंगे। नहीं तो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स जो है जनरली कर नहीं पाते बच्चे पूरा। ओके, तो इफ़ यू चूज मैकेट्रॉनिक्स, तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि कुछ रियलिस्टिक करें ज़रूर आप लोग। ओके, अब बात करते हैं न्यूमेटिक एलिमेंट्स। जो ये न्यूमेटिक सिस्टम होता है, ये बनता कैसे है, ठीक है, इसमें क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो में जो शुरू में दिखाया था, उसमें कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर था कि ऊपर सिलेंडर लगा हुआ है, नीचे से कुछ पाइपलाइंस जा रही हैं इधर उधर से, ठीक है, तो वो आपका सिस्टम फंक्शनिंग कर रहा है। तो ये जो जितने भी कंपोनेंट न्यूमेटिक में यूज करते हैं, उनकी पर्टिकुलर कैटेगरी होती है, ठीक है। उनको 5 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट है इसका, एयर सिलेंडर, ठीक है, वो आपके सिलेंडर भी हो सकते हैं, मोटर भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए
ये होता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। महेश जी अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, आवाज आ रही है आपके यहाँ से, इधर से। तो मैं बता रहा था आपको, दीज आर द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है। मीन्स क्विक एग्जॉस्ट वॉल या आपके फ्लो कंट्रोल वॉल टू कंट्रोल द स्पीड, टू कंट्रोल द प्रेशर। तो ये जो कंपोनेंट हैं इनको इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट की कैटेगरी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो आपके मेन कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि सिलेंडर को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए एज पर द लॉजिक रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर इसको फॉरवर्ड मोशन देना है तो ये एक्टिवेट करेगा इसको कि फॉरवर्ड कब देना है, ठीक है। और इसको रिट्रैक्टेड अगर करना है तो इसको ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, डीसीवी शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं, तो ये इसको इसका डिसीजन होता है कि सिलेंडर को किस डायरेक्शन में मूव कराना है। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका सिग्नलिंग एलिमेंट, ठीक है। इस डीसीवी को एक्टिवेट करने के लिए सिग्नल चाहिए, ठीक है। तो सिग्नल कहाँ से आएगा? वो सिग्नल एलिमेंट से आएगा। तो इसमें आपके पुश बटन हो सकते हैं, सेंसर्स हो सकते हैं, लिमिट स्विच हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट क्या हैं? ये आपके सिग्नलिंग एलिमेंट में आते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट सोर्स एंड सर्विस एलिमेंट, ठीक है। सोर्स मीन्स पावर सोर्स, पावर सोर्स मीन्स कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। जहाँ जो कंप्रेस्ड एयर इस सिस्टम में यूज होगी तो वो क्या है? वो सोर्स से आएगी। और सर्विस एलिमेंट क्या होगा कि इस सिस्टम में जो एयर यूज होगी वो ऑर्डिनरी एयर हम यूज नहीं कर सकते, उससे पहले हमें उसके कुछ ट्रीटमेंट करने होंगे, ठीक है। वो ट्रीटमेंट क्या करने होंगे? आई विल टेल यू। तो सबसे पहले हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है सोर्स से स्टार्ट करते हैं कि वो सोर्स क्या होगा, सोर्स एंड सर्विस एलिमेंट क्या होंगे किसी न्यूमेटिक सिस्टम को चलाने के लिए। ओके, तो नंबर 1 आपको एयर चाहिए, ठीक है। तो एयर के लिए कहाँ जाना है? आपको कहीं नहीं जाना है, एनवायरनमेंट में प्लेंटी ऑफ अमाउंट में एयर अवेलेबल है। यू जस्ट यूज एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कैसे करेंगे? कंप्रेसर के थ्रू, ठीक है। आपको एक कंप्रेसर चाहिए होगा। अब कंप्रेसर के भी कई टाइप होते हैं, बहुत टाइप के कंप्रेसर होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंप्रेसर है इसके थ्रू एयर को हम कंप्रेस करेंगे और उसे स्टोर कर लेंगे। उस एयर को स्टोर करने के बाद पर्टिकुलर प्रेशर पे मेंटेन करने के लिए अलग कंपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक ऑटोमेटिक कट ऑफ वाल्व होता है, को कंप्रेसर जिस प्रेशर पे सेट किया जाता है उस प्रेशर पे पहुंचने के बाद में वो अपने आप ऑफ हो जाता है। और जैसे ही उस प्रेशर से नीचे जाता है उसका प्रेशर, क्योंकि एयर यूज हो रही है लगातार, तो जैसे ही उस एयर की क्वांटिटी कम होती है, प्रेशर कम होता है, तो जो आपका कंप्रेसर है फिर से ऑन हो जाता है। ओके, उस एयर को हमें फिल्टर करना होता है, क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उससे एयर के अंदर डस्ट भी होती है, लेकिन हम न्यूमेटिक कंपोनेंट में डस्ट, मॉइस्चर या अदर कोई जो एक्सटर्नल कॉन्टेमिनेंट पार्टिकल्स होते हैं उसको हमें रिमूव करना होता है। तो वी नीड टू फिल्टर द एयर। ओके, अब फिल्टर भी हो गई एयर, उसके बाद में उसको एयर को हमें रेगुलेट, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे रेगुलेट भी करना पड़ेगा। ओके, तो रेगुलेट कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक रेगुलेटर चाहिए होगा, वो रेगुलेटर भी पाइपलाइन में जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब एयर जो है वो ड्राई भी हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर से मॉइस्चर हटा दिया हमने, उसके अंदर से डस्टी पार्टिकल भी हमने हटा दिए, लेकिन फिर भी एयर को हम बिल्कुल ऐसे ही ड्राई यूज नहीं कर सकते, उसको कुछ अमाउंट में हमें लुब्रिकेंट ऑयल भी मिक्स करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि वो जो पार्टिकल हैं वो स्लाइडिंग पार्टिकल हैं, सारे स्लाइडिंग कंपोनेंट हैं। जो कंपोनेंट न्यूमेटिक जो सर्किट में यूज होते हैं वो सारे एक दूसरे से स्लाइड करते हैं। जैसे पिस्टन है वो सिलेंडर की वाल्व पे स्लाइड करता है, तो वहाँ पे स्लाइडिंग है तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो लुब्रिकेंट ऑयल एयर में ही मिक्स किया जाता है, तो उसके लिए हमें एक लुब्रिकेटर भी चाहिए होता है, ठीक है। फिर सर्विस यूनिट, ठीक है। सर्विस यूनिट कब हमें एयर चाहिए, कब हमें नहीं चाहिए, और ये सारे कंपोनेंट मिला के जो बनती है ये फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेटर और पावर ऑन ऑफ स्विच, ये चारों चीजें मिला के बनती है आपकी सर्विस यूनिट। ओके, न्यूमेटिक साइलेंसर की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी,
क्योंकि न्यूमेटिक साइलेंसर की जो ज़रूरत है वो इसलिए है कि जब एयर एग्जॉस्ट होती है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में, तो वो नॉइज क्रिएट करती है, ठीक है, ब्लास्ट क्रिएट करती है। तो ये थोड़ा सा नॉइज पोल्यूटेंट है सिस्टम जो है, तो इसकी नॉइज को कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ साइलेंसर, ठीक है। तो न्यूमेटिक साइलेंसर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो वन बाय वन वी विल लर्न अबाउट ऑल दीज कंपोनेंट, ओके। सबसे पहले एयर की बात करते हैं। तो देखिएगा जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ, जो ये हमारा स्फीयर है अर्थ का, इसके चारों तरफ 20 माइल यानी कि अप्रोक्सीमेटली 12 माइल अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर की एक थिक लेयर है जिसे हम बोलते हैं एनवायरमेंट, ठीक है, या वातावरण जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो उस वातावरण में, वातावरण मिलके ही बना है कि वात मतलब जो संस्कृत में होता है वात, उसका मतलब होता है वायु यानी कि एयर, और वर्ण मतलब चारों तरफ एनवलप। जो वो एनवलप है वो काफी अमाउंट में उसके अंदर एयर है, तो वी कैन यूज दिस। बहुत बड़ा रिसोर्सेज है एयर का हमारे पास में, ठीक है। और एयर की खासियत क्या है कि इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है, 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर सिस्टम यानी कि जो आपके पास वेसल्स है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम का जस्ट रेसिप्रोकल होगा। मींस प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस फिगर। देखिएगा यहाँ पे सपोज करें कि ये एक वेसल है और उसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है और एयर अंदर इसके अंदर ट्रैप्ड है, तो ये लीक नहीं हो रही बाहर, ठीक है। एयर का जो मास है वो कांस्टेंट है, ठीक है, एयर बाहर ना लीक हो रही है ना एयर बाहर से अंदर आ रही है। तो इसका वॉल्यूम सपोज करो कि 1 क्यूबिक मीटर है और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसका 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सपोज करें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 से 4 कर देते हैं, जस्ट डबल, तो वॉल्यूम जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यू कैन सी दैट इधर 2 1s are 1 एंड 4.5s are 2, ठीक है, 2 1s are 2। तो हमेशा इसका जो P और V का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा इट विल बी कांस्टेंट। और यहाँ अगर और हमने प्रेशर बढ़ा दिया 6 अगर इसको कर दिया है तो वॉल्यूम उसी के अकॉर्डिंग जो है रिड्यूस होता चला जाएगा, ओके। तो हमें करना क्या है कि कंप्रेसर के अंदर हम क्या करते क्या है कि जो एयर है उसको सक करते हैं एनवायरनमेंट से और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। या अगर मैं इसको रिवर्स में कहूँ कि हम उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़े बाहर के एनवायरनमेंट से एयर को सक किया और उसको छोटे से कंप्रेसर के चैम्बर में हमने उसको ट्रैप कर दिया, यानी कि उसका हमने वॉल्यूम कम कर दिया, तो इट मीन्स प्रेशर विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है कंप्रेसर का कि हमें बाहर की जो एनवायरनमेंट की एयर है उसका वॉल्यूम कम करना है विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिज्म, वो कंप्रेसर्स होते हैं, उसको एक चैम्बर में हम बंद कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं, तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ओके। तो दिस इज द सिंपल फंडामेंटल ऑफ द कंप्रेसर, ओके। अब हम यहाँ बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 बार होता है, ठीक है, और 1 बार की वैल्यू होती है 100 किलो पास्कल, ठीक है। और पास्कल आप जानते हैं क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैं स्लैश लगाना भूल गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये अगर इसको पर स्क्वायर इंच में अगर हम निकालेंगे तो 14.5 पर स्क्वायर इंच आता है, ओके। तो अब देखिएगा ये अगर आपका एक पिस्टन है और इसके अंदर ये आप एयर या कोई फ्लूइड ट्रैप्ड है, अगर उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो जितनी फोर्स लगी है और जितने एरिया पे लगी है उसको अगर हम डिवाइड कर दें फोर्स को एरिया से तो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर, ठीक है। तो अगर हमें फोर्स निकालना हो तो हमें सिंपली क्या करना है कि जो P है एयर का जो प्रेशर है वो हमें देखना है और उस पिस्टन का एरिया कितना है वो देखना है, तो हमें निकल के आ जाएगी फोर्स, ठीक है। तो किसी भी पिस्टन का अगर आपको फोर्स निकालना है तो वो देखना पड़ेगा कि वो कितने प्रेशर पे काम कर रहा है और उसके अंदर के जो पिस्टन है उसका डायमीटर कितना है, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट द फोर्स विच कैन एक्सर्टेड बाय द न्यूमेटिक सिलेंडर,
ओके, अब बात करते हैं कंप्रेसर की। कंप्रेसर का अभी जो हमने डिस्कशन किया है, कंप्रेसर इज ए मशीन दैट कंप्रेसेस द एयर और अनदर टाइप ऑफ गैसेस, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं एयर ही, कोई भी गैसेस को कंप्रेस कर सकता है, फ्रॉम लो इनलेट प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से टू ए हायर डिजायर्ड प्रेशर लेवल। डिजायर्ड प्रेशर लेवल मीन्स हम जो चाहें प्रेशर लेवल पे लेके जा सकते हैं एयर का प्रेशर को, ठीक है। तो दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, ठीक है। एयर कंप्रेसर आर जनरली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यूनिट एंड द and are either of the reciprocating piston type or rotary screw or rotary vane type। कुछ कंप्रेसर के बारे में हमने कल जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था, उसमें डिस्कस किया था हाइड्रोलिक कंप्रेसर के बारे में। कुछ इसी तरह के भी कंप्रेसर इसमें भी यूज होते हैं, बस उनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट फंक्शनिंग सेम होती है, ठीक है। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कंप्रेसर है वो है हमारा पिस्टन कंप्रेसर, ठीक है। ये जनरली यही यूज होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो ये टायर पंक्चर्स की दुकान जो होती है वहाँ पे कंप्रेसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि जो व्हीकल के टायर्स होते हैं उसमें एयर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे फिल की जाती है, तो उसी कंप्रेसर के थ्रू की जाती है, ठीक है। तो ये मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कंप्रेसर है। तो इसमें क्या होता है कि एक पिस्टन होता है और एक क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होता है। तो जब ये क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड होती है मोटर से, और जब वो मोटर रोटेट करेगा तो पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन करता है या अप एंड डाउन मोशन करता है, ठीक है। तो टॉप डेड सेंटर होता है, एक बॉटम डेड सेंटर होता है। तो टॉप डेड सेंटर से जब ये नीचे की तरफ जाता है तो ये एनवायरनमेंट से कनेक्टेड एक पोर्ट होती है, इनलेट वाल्व, ये ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर ये एयर जो है फील होने लगती है, ये इसको सक करने लगता है एयर को, ठीक है। उसके बाद जब ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है तो क्या होगा कि इनलेट वाल्व जो है एयर के प्रेशर से ही क्लोज हो जाता है, स्प्रिंग्स लगी हुई होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने आप बंद हो जाता है, और ये आउटलेट वाल्व जो कि चैम्बर, जो आपका कंप्रेस्ड एयर का जो रिजर्वायर है या चैम्बर जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर जाके ये जो कनेक्टेड होता है ये वाला पाइप। तो जब ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है तो ये एयर को कंप्रेस करके उसमें पहुंचा देता है चैम्बर में, ठीक है। तो ये बहुत स्पीड के साथ चलता है, तो हर स्ट्रोक में इतनी एयर सक होती है और उतनी एयर जाके चैम्बर में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इसका पिस्टन कंप्रेसर का, ओके। सो I think you understood the working of this compressor, okay। नेक्स्ट है आपका वेन कंप्रेसर। ये वेन कंप्रेसर मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इसका भी फंक्शन जो है जो हाइड्रोलिक वेन कंप्रेसर होता है, इसमें न्यूमेटिक में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे इसके अंदर जो वेन्स हैं स्लाइडिंग वेन्स होते हैं, और इसका जो ये वाला चैम्बर है, ये वाला चैम्बर जो इसका सेंटर है, और इस रोटेटिंग डिस्क का सेंटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसेंट्रिक होता है, ठीक है। मीन्स ये आप देखो, ये जो वेन की आउटर पोजीशन है और ये वेन की इनर पोजीशन है, ठीक है। तो जब ये रोटेट होगा तो ये इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई होती है, तो ये इस आउटर सरफेस से, जो ये बाहर का आउटर चैम्बर है, इससे स्लाइडिंग करता रहता है, ठीक है, और स्प्रिंग इसको पुश करती रहती है। तो अब जैसे सपोज करो कि इसकी पोजीशन ये हुई तो ये आगे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, यहाँ पे एयर मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी भी स्लाइडिंग है तो एयर यहाँ पे इतने पार्ट पर ट्रैप हो गई। अब एयर अभी ऐसे मूव कर रहा है तो एयर इस वाले पार्ट पे ट्रैप हो गई, ठीक है। ये आगे बढ़ा, अब यहाँ पे जाके इसको जगह मिल गई एयर को बाहर निकलने की, और फिर से जाके इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अंदर की तरफ होने लगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये एयर इधर से ट्रैप होती है और इधर जाके रिलीज होती रहती है। ये बहुत तेजी के साथ घूमता है, ठीक है। तो ये बहुत हाई प्रेशर डेवलप करने वाला जो है कंप्रेसर होता है, ओके। फिर स्क्रू कंप्रेसर, इसकी वीडियो भी मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी। तो ये भी इसी तरह से काम करता है कि ये 2 स्क्रू होते हैं, ठीक है, फुल्ली पैक्ड होते हैं। तो ये भी रोटेट करेंगे तो यहाँ से इनलेट जो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होगा, यहाँ से एयर ट्रैप होगी, और इस स्क्रू के बीच की जो ये आपकी जगह है, इससे कंप्रेस होती हुई यहाँ तक लास्ट में आके कंप्रेसर के जो चैम्बर है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है रिजर्वायर में। इसी तरह से एक ल्यूब कंप्रेसर होता है। ल्यूब कंप्रेसर का कंसेप्ट भी कुछ इसी तरह से है कि एयर 2 ल्यूब होते हैं, ये स्लाइडिंग मोशन में होते हैं एक दूसरे के। तो ये ल्यूब यहाँ से इनलेट एयर को यहाँ से इस तरह से चैम्बर में जो है ये इसको ट्रैप करता है,
और ये ऐसे रोटेट करता है तो दूसरा उसके अपोजिट रोटेट करता है ऐसे, ठीक है। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है। तो इसमें जैसे ये छोटा सा चैम्बर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें एयर ट्रैप होती है और इधर जाकर रिलीज हो जाती है, ओके। और इसी तरह से इसका प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए कंप्रेसर को जब हम यूज़ करते हैं तो किस कैपेसिटी का कंप्रेसर कहाँ पे यूज़ करना है उसको देखना होता है, ठीक है। तो कंप्रेसर के जो स्पेसिफिकेशन है उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी कंप्रेसर को जब आप खरीदने जाएंगे तो उस पर इस तरह की आपको एक स्टिकर लगा हुआ मिलेगा, तो उस पर से देख के आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि ये किस टाइप का और कितनी कैपेसिटी का कंप्रेसर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो लिखा होता है ये इनपुट वॉल्यूम ऑफ एयर क्यूबिक फुट पर मिनट, ठीक है। तो ये CFM लिखा होता है, तो ये CFM की वैल्यू पूछते हैं कि भाई CFM कितना है, ठीक है। तो 8 का चाहिए, 7 का चाहिए, 6 का चाहिए, वो सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि कितने CFM का चाहिए, ठीक है। तो क्यूबिक फुट पर मिनट मतलब जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही तेज़ी से आपकी एयर को कंप्रेस करके रिजर्वायर के अंदर इकट्ठा करेगा, ओके। छोटे कंप्रेसर में इसकी वैल्यू कम होती है और बड़े कंप्रेसर में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। इनपुट वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है, इन लीटर पर मिनट, ये इसका इनपुट वॉल्यूम है एयर का, ठीक है। इसी तरह से आउटपुट प्रेशर इन बार, ठीक है, ये 10 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी 10 बार तक का ये आउटपुट प्रेशर आपको दे सकता है, ठीक है। ये पाउंड में आ गई वैल्यू, PSI पाउंड पर स्क्वायर, ठीक है, इंच, PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच। और लाउडनेस ऑफ आउटपुट साउंड, ठीक है, तो ये जो साउंड क्रिएट करेगी उसकी जो डेसिबल में वैल्यू वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, वो भी आपको मिलेगी। इनपुट करंट, अब ये मोटर की स्पेसिफिकेशन आ गया यहाँ पे कि कितने हार्स पावर का मोटर है, यहाँ पे HP लिखा रहता है, ये रहा HP, ये 2 HP का मोटर है, जैसे इसका ये सैंपल यहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह 3 HP, 4 HP, 5 HP, तो जितनी ये वैल्यू बढ़ेगी उतना ही ये HP की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जैसे हमारे यहाँ 50 ये होती है जनरली, इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज का होता है कोई भी मोटर होता है, ठीक है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है, ओके। तो अगर आप कहीं फॉरेन में जा रहे हैं तो ये आपको अलग मिलेगी वैल्यू, ठीक है। इंडिया के अंदर ये 50 आपको मिलेगी। आउटपुट पावर इन किलोवाट, ये कितना किलोवाट जो आपका ये जनरेट करेगा, तो ये आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कितने RPM है इसके शाफ्ट के या मोटर के कितने RPM है, तो ये 1450 RPM यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। इनपुट करंट, इसकी करंट कितनी एम्पियर में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन आपको देखने होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप छोटा सा सिस्टम बनाने के लिए बड़ा कंप्रेसर ले लें या बड़े सिस्टम को चलाने के लिए आपने लो कैपेसिटी कंप्रेसर ले लिया तो वो इतनी फोर्स ही डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो होता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लेके आते हैं छोटे छोटे कंप्रेसर और सिस्टम उनका बड़ा होता है तो वो वर्क ही नहीं कर पाता, ठीक है। फिर उनको किसी पावर एक्सटर्नल सोर्स से उसको कनेक्ट करना होता है।